आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं स्मृति रस्तोगी। इस खास प्रोग्राम में आज बात ELSS फंड्स की होगी। ELSS का मतलब है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम दरअसल टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में बढ़ती महंगाई के असर को मात देने में मदद करती है। ये टैक्स सेविंग स्कीम एक्चुअली इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन के साथ 3 साल का लॉक इन होता है। और क्या है इसके फीचर्स और क्या है इसके फायदे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज 2 खास मेहमान जुड़े हैं। जाने माने फाइनेंस एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह और जाने माने टैक्स गुरु बिमल जैन। आप दोनों का ही इस प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम है। सबसे पहले बिमल जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। अगर आसान लैंग्वेज में हम समझना चाहें कि ELSS म्यूचुअल फंड क्या है तो आप कैसे समझाएंगे? देखिए, एक सिंपल लैंग्वेज, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एक प्लान है आपके लिए। आप देखिए, इन्वेस्टर्स कई तरह के होते हैं। कई इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कई मीडियम टर्म, कई शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं। कई मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा डालना चाहते हैं पर उनका एक्सपोजर नहीं है, उनको नहीं मालूम किस इक्विटी शेयर में वो इन्वेस्टमेंट करें। उनके पास दूसरे ऑप्शन भी होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया, PF में डाल दिया, गोल्ड में डाल दिया, रियल स्टेट में डाल दिया। तो इस तरह के कई ऑप्शन जब अवेलेबल होते हैं तो हमारा आज का जो टॉपिक है, जो आपने मुझसे पूछा, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, एक तरह का म्यूचुअल फंड है जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहें, चाहे वो पीरियड वाइज, चाहे वन टाइम लमसम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ़ायदा आपको क्या होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? SIP एक कॉन्सेप्ट है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप क्या करते हैं, आप पीरियड वाइज, आपने मंथली चूज कर लिया या क्वार्टरली चूज कर लिया, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर मैंने ELS स्कीम ली है जो लार्ज कैप को फॉलो करती है या मीडियम कैप को फॉलो करती है, स्मॉल कैप को फॉलो करती है। उसके बेसिस पे रिटर्न एंड रिस्क। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए उस लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली एक्सपोजर नहीं लेना चाहते। आप देखिए, स्टॉक एक्सचेंज पर जाइए, आपके पास लार्ज कैप लिस्टेड कंपनी है, स्मॉल कैप भी हैं, मीडियम कैप भी हैं आपके पास। बट अगर तीनों को हम जोड़ दें और एक फ़ंड क्रिएट कर दें आपके लिए और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो आपके लिए सारी रिस्क की एनालिसिस करता है और आपको फंड ऑप्शन देता है जिसके अंदर आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से इन्वेस्टमेंट करते हैं। और पीरियड 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है जो मिनिमम टाइम पीरियड है। आप FD देखिए, FD 5 साल की होती है, PF 15 साल की होती है। फिर आप रिटर्न की जब बात करते हैं, आपका फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 5%, 6% का आपको रिटर्न मिलता है। PF के ऊपर आप देखिए 8, 8.5% आसपास आप रिटर्न लेते हैं। जब आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो ऑन एन एवरेज रिटर्न है वो 10% से ऊपर होता है, 10% से ज़्यादा। अब आपके पास कई हाइब्रिड मोड भी हैं। आप इक्विटी लिंक जब आप चूज करते हैं तो जो आपका मैनेजर है जिसने आपको वो स्कीम दी है, वो सारी चीज़ें एनालाइज करता है। क्या एनालाइज करता है? किस कंपनी में डालना है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने पर रिटर्न क्या मिलने वाला है, और ओवरऑल ऑन एन एवरेज जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो आप क्वार्टरली बेसिस, मंथली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस, और जितना आपके पास लिमिट है जो करते हैं, तो आपका क्या होता है, वो ऑन एन एवरेज वेल्थ क्रिएशन बढ़ती रहती है। इसके अलावा जो एडवांटेज हम देखते हैं टैक्स डिडक्शन की, आप इन्वेस्टमेंट भी कीजिए और रिटर्न भी लीजिए और उसके साथ आपको टैक्स का डिडक्शन मिले, यानी ट्विन बेनिफिट। आपको टैक्स का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपए तक का आपको डिडक्शन मिलता है। एक जो आम बात जो हम लोग नहीं समझ पाते, इनकम टैक्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। यानी अगर आपने इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 1 लाख रुपए तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला। और 1 लाख के ऊपर जब आप 1 लाख तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा, 1 लाख के ऊपर जब आपका टैक्स लगेगा तो 10% का लगेगा।
और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% पर टैक्सेबल है। यानी आपके लिए ELSS एक ऐसा बास्केट है जहां पे आप अगर SIP में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी रिस्क मिनिमाइज होती है, वेल्थ क्रिएशन होता है, साथ साथ आप टैक्स की भी बेनिफिट लेते हैं। ये सारे एडवांटेज एक बास्केट ELSS में आपके पास आते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया बिमल जी कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो सकता है, और डिटेल में मुझे लगता है जो लॉक इन पीरियड के बारे में आपने समझाया वो भी काफ़ी इफेक्टिव है अगर कोई सोच रहा है ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। रवि जी, आपसे पूछूंगी कि PPF जो कि होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें और ELSS में जो डिफरेंस है उसको हम कैसे समझेंगे, और क्या ELSS PPF से बेटर ऑप्शन है आपको लगता है? देखिए, हर एक फंड का एक अलग फ़ायदा है। सबसे पहले तो आपने PPF की बात करें या फिर ELSS की बात करें, NPS की बात करें, तीनों लगभग एक जैसी ही चीज़ें हैं। बस इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब आप PPF में आप पैसा डालते हैं, पहली बात है आप ये समझ लें कि इसमें कितना पैसा डाल सकते हैं जिसका टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो आपको पता चलेगा कि 1.5 लाख रुपए चाहे आप NPS में डालें या फिर आप PPF में डालें या इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में डालें, आपको तीनों में 1.5 लाख का बेनिफिट सीधा सीधा टैक्स में मिलता है। अब सबसे बड़ी बात है कि आप इसको ले कैसे सकते हैं। पहला है कि आप बैंक के थ्रू भी ले सकते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग के थ्रू भी ले सकते हैं, यानी जो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म सेबी रजिस्टर्ड है आप उनके थ्रू भी ले सकते हैं, और जो म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहे हैं आप उनके थ्रू ये ले सकते हैं। अब PPF जो है वो अकाउंट आपका बैंक में खुलता है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि PPF अकाउंट में आपका 15 साल का लॉक इन होता है, और आपको जो इंटरेस्ट रेट इस समय मिल रहा है वो 7.1 के आसपास मिलता है। आप 15 साल तक आप अपना फंड को डालते हैं और वो 15 साल के बाद मैच्योर होता है, फिर आपको मिलता है। अब इक्विटी लिंक जो फंड है, जो आपने ELSS की बात की है, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये इक्विटी से रिलेटेड सेविंग स्कीम है जिसमें कि आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, और आप इसमें जो मार्केट के उतार और चढ़ाव हैं उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें जो लॉक इन है वो 3 साल का होता है। तो अब क्लियर कट है कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप इन तीनों फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अब तीनों को फॉलो करना चाहिए या एक को करना चाहिए? देखिए, NPS में आपको पेंशन मिलती है, इक्विटी लिंक में आपको एक जो मार्केट की ग्रोथ है वो मिलता है, PPF में 15 साल की मैच्योरिटी के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं या फिर आप उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें तो आप बैंक से परचेज़ करें ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इक्विटी लिंक जो सेविंग स्कीम्स हैं इनको अगर आपको परचेज़ करना है तो आप स्टॉक ब्रोकिंग फर्म की मदद ले सकते हैं, बैंक की ले सकते हैं, और बहुत से म्यूचुअल फंड जिस तरीके से हैं, जैसे आपने एक्सिस म्यूचुअल फंड देखा होगा, ICICI म्यूचुअल फंड, SDFC, SBI, जितने भी हमारे यहाँ भारत में बैंक हैं वो लगभग ELSS स्कीम को फॉलो करते हैं और उसके प्रोडक्ट्स को आपको देते हैं। तो फ़ायदा ये है कि आपको अगर सिंपल इसमें इन्वेस्ट करना है तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और दूसरा आपको अपनी KYC कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिसके डॉक्यूमेंट हैं कि आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके बैंक का अकाउंट का स्टेटमेंट आपका लगता है, जिसके थ्रू आप ये अकाउंट ओपन करा के आप इन तीनों स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिफरेंस मेन यही है कि PPF आपका 15 साल का लॉक इन होता है, लेकिन जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स हैं ये 3 साल के लॉक इन पे आती हैं। और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि ELSS आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देगा, क्योंकि PPF का फंड बैंक जो है वो FD के तरीके से रखता है, लेकिन ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स जो होती हैं उसमें वो फंड पूरा का पूरा इक्विटी मार्केट पे डाइवर्ट किया जाता है। बड़े फंड मैनेजर उस फंड को मैनेज करते हैं, और जिस तरीके से मार्केट की ग्रोथ होती है उस तरीके से आपको रिटर्न्स मिलते हैं। और एक बात जो कि बिमल जी ने भी बोली कि 15% जो 10% रिटर्न होता है वो होता है ELSS पर, और 7% जैसे कि आपने बताया कि ये होता है PPF पे। तो ये भी एक मेजर अट्रैक्टिव फीचर हो जाता है ELSS म्यूचुअल फंड का, जिसके तहत उसको जो ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। विमल जी, बाकी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ELSS जो म्यूचुअल फंड है वो कितना अलग है? देखिए, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, फिर से मैं अपने दर्शकों को एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, आप शेयर मार्केट देखते हैं, शेयर मार्केट बढ़ता हुआ दिखता है तो आपको लगता है शेयर मार्केट बढ़ रहा है, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है।
लेकिन आप स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप क्या चाहेंगे? आप एक ऐसी स्कीम चाहेंगे जो आपको आपके सामने प्रेजेंट की जाए और आप उसमें छोटा छोटा अमाउंट जो आपके पास सरप्लस मनी है आप उसको इन्वेस्टमेंट करें। और इन्वेस्टमेंट भी कैसे करें? अपने अपने अनुसार, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या लमसम अमाउंट जैसा आप चाहते हैं। तो ELSS का जो एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज जो हम सब देखते हैं, लॉक इन पीरियड 3 साल का, यानी 3 साल बाद आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। आप किसी और इन्वेस्टमेंट की बात कर लीजिए, मैंने FD की बात की 5 साल, PPF की बात की 15 साल, और जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो हम शेयर मार्केट को देखते हैं। शेयर मार्केट में जब बढ़ता हुआ देखते हैं तो हमें भी लगता है कि हम भी कुछ इन्वेस्टमेंट करें और हम भी उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें भी मिले। तो जब फंड मैनेजर आपके पास एक स्कीम लेके आता है जिसको हम ELSS बोलते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम बोलते हैं, तो वो क्या करता है? वो आपके लिए एक प्लानिंग करता है कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर मैं ये लार्ज कैप की कंपनी है या मीडियम कैप की कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो आपका जो रिस्क फैक्टर है, क्योंकि आप स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं तो आपको यह नहीं मालूम होता कि रिस्क कहां कहां है, फंड मैनेजर आपके लिए पहले से एनालाइज कर लेता है। और इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम इसलिए स्पेसिफिक और स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो इक्विटी शेयर्स में हो रहा है, लिस्टेड कंपनी में हो रहा है। यानी अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स के भाव बढ़ रहे हैं तो आपकी जो नेट एसेट वैल्यू है वो ELSS की वो भी बढ़ती रहती है। तो आपके लिए एडवांटेज क्या हो जाता है जब आप ELSS एक एज एन ऑप्शन देखते हैं, कंपेयरिंग अदर म्यूचुअल फंड स्कीम जो भी आपके पास हैं, डेट फंड भी आपके पास मार्केट में है। तो आपको देखना पड़ेगा आप अपने फंड को सिक्योर चाहते हैं या रिस्क ओरिएंटेड चाहते हैं, या आप रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं या कम चाहते हैं। तो कई बार हमें बैलेंस करना पड़ता है अपने आप को, अपने जजमेंट को, अपने डिसीजन को। तो बैलेंस करने के लिए जहां रिटर्न अच्छा हो, रिस्क भी एक लेवल तक आप बियर कर पाएं, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जहां लॉक इन 3 साल का हो और आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न अच्छा मिले, तो ELSS बिकम डिफरेंट, यूनिक एंड स्पेसिफिक, स्पेशल वन कंपेयरिंग अदर स्कीम अवेलेबल इन द मार्केट। ये तो बात हो गई विमल जी इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर हम इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं रवि जी, तो अगर एक इन्वेस्टर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है और ELSS में इन्वेस्ट कर रहा है, म्यूचुअल फंड ELSS में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इमीडिएट या लॉन्ग टर्म अगर हम देश की इकोनॉमी की बात करें तो क्या सस्टेनेबिलिटी देखते हैं उस एस्पेक्ट पे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसको इन्वेस्टर से जोड़ता हूँ। आज का समय जो है, मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। सिंपल, एक आप इन्फ्लेशन जो एक सबसे बड़ा डर है आज के समय में, वो इस वजह से है कि इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो आज आप खरीद रहे हैं चीज़ों को, वो आगे इन्फ्लेशन जितने % भी होगा उतने % वो महंगा होता जाएगा। एक एग्जांपल से समझिए, मैं 2002 का अगर एग्जांपल एक लेता हूँ, जिस समय आप ब्रेड खरीदते थे तो उस समय आपको ब्रेड मिलती थी 10 रुपए की, और आज ब्रेड मिलती है 25 से 35 रुपए की। दूध आप खरीदते थे उस समय 25 से 30 रुपए लीटर, आज खरीदते हैं आप 55 से 70 रुपए लीटर के बीच में। अब इसी तरीके से उस समय की चीज़ें और आज की चीज़ों में जो इन्फ्लेशन ये आता है वो चीज़ों को महंगा करता है। तो सबसे पहले जो हम कुछ भी ना करें तो भी हमारा पैसा जो है वो हमारी जो आसपास की चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएंगी। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप हमेशा मार्केट को बीट करने की कोशिश करें, इन्फ्लेशन को बीट करने की कोशिश करें और इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न आपको मिले। अब इसके लिए तरीके बहुत से हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, आप गोल्ड में बहुत से लोग निवेश करते हैं। सरकार की गोल्ड बॉन्ड योजना भी है, जिस पे शायद हम कभी एक प्रोग्राम करके चर्चा करेंगे, जिसमें आप रिटर्न भी पा सकते हैं और आपको गोल्ड खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। तो दूसरा है कि आप इक्विटी लिंक पे आप जाते हैं। इक्विटी का फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि जो मार्केट की ग्रोथ कंटिन्यू चल रही होती है उसका आप इमीडिएट जो है वो इम्पैक्ट देखते हैं और उसका फ़ायदा भी आपको देखने को मिलता है। मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, 2010 में अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, अगर मैं दिल्ली की बात करूं या मेट्रो सिटीज़ की बात करूं, और 2010 में अगर मैंने इक्विटी मार्केट पे निवेश किया था, तो प्रॉपर्टी में शायद आज मुझे रिटर्न 12 से 15% का मिल रहा होगा 12 साल के बाद में। वो भी ज़रूरी नहीं है कि कोई इलिक्विड सा नज़र आता है, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो आपको रिटर्न यहाँ पे 40% के मिलेंगे, बावजूद इसके कि आजकल मार्केट में 30% की गिरावट है। तो आपको रेशियो समझ में आ रहा है। अब भारत की आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, इस समय मोदी जी की गवर्नमेंट का पूरा फोकस डेवलपमेंट पे है, और मैं आपको एक रेशियो देना चाहूँगा। आप इस समय
मुझसे पूछे या किसी इन्वेस्टर से पूछे वो निवेश करना चाहेगा, तो ना तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान में निवेश करिए, ना चाइना में कहेंगे, ना आप यूरोप कंट्रीज़ में कहेंगे, ना यूएस में कहेंगे। यूएस में 42 साल के पास इन्फ्लेशन रेट पहुंच चुका है, तो उनका डर ज़्यादा है। भारत के फंडामेंटल वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, बैंकिंग सिस्टम हमारा उनसे ज़्यादा स्ट्रांग है, नेटवर्किंग सिस्टम हमारा ज़्यादा स्ट्रांग है, IT सेक्टर हमारा ज़्यादा स्ट्रांग है। और भारत की जो अभी आगे EV सेगमेंट की बात की जा रही है, पावर सेगमेंट की बात की जा रही, तो आपके पास बहुत से एवेन्यूज हैं जिस पे कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये फंड कहां से आएगा? इक्विटी रिलेटेड आएगा। तो आगे की जो ग्रोथ है वो इक्विटी की और बड़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर इक्विटी की ग्रोथ होगी, तो अगर आप इस तरीके के फंड में निवेश करते हैं, चाहे आप गोल्ड में निवेश करें, करेंसी में निवेश करें, या फॉरेक्स में आप जिसे कहते हैं, आप इसमें PPF में निवेश करें, लेकिन इक्विटी लिंक इसीलिए ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि 3 साल का आप निवेश करिए लॉन्ग टर्म पे। जिस तरीके से हमारा भारत आगे ग्रो कर रहा है, उस तरीके से आपका फंड भी ग्रो करेगा और आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे। तो इसलिए पूरे फंडामेंटल को समझते हुए ये समझ में आता है कि आपके लिए इक्विटी लिंक स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें कि आप जो भारत की ग्रोथ है, आप उसके साथ अपने फंड को भी ग्रो कर सकते हैं और अपना भविष्य सुधार सकते हैं। बिमल जी, जब हम बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन हो रहा है, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी ज़रूर रहते हैं जो एक इन्वेस्टर को हमेशा डर लगता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक अपने ही रिस्क फैक्टर के साथ एक लॉन्च किया जाता है, तो वो भी समझना मुझे लगता है इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ELSS के साथ ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले? देखिए, जब भी किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में हम इन्वेस्ट करते हैं, उसमें एक रिस्क फैक्टर होता है। चूँकि ये इक्विटी लिंक्ड है, यानी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो जब हमारा शेयर मार्केट बढ़ता है तो हमारे इस फंड की NAV भी बढ़ती है, नेट एसेट वैल्यू भी बढ़ती है। और जब शेयर मार्केट डाउन होता है तो NAV डाउन होती है। अब रिस्क क्या है? मैंने आपको बताया रिस्क क्या होता है। कई बार जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती है। आज रशिया यूक्रेन की बात चल रही है, जिसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड सब जगह पड़ रहा है, बट इंडिया पे इतना नहीं पड़ रहा। हमारा शेयर मार्केट सस्टेन कर रहा है और जितने भी प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर आ रहे हैं, उसको बियर कर रहा है। तो जब रिस्क की हम बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले एक इन्वेस्टर्स को क्या देखना चाहिए? जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सारे ऑप्शन देखिए कि आप किस ELS स्कीम में जाना चाहते हैं, आपकी चॉइस क्या है। मैं आपको एक गुरु मंत्र आज देना चाहूँगा। देखिए, जब आप इन्वेस्टर्स हैं और आपके पास 10,000 रुपये, 20,000 रुपये सरप्लस मनी है, तो सबसे पहले आप डेटा एनालिसिस, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, सारा डेटा आपके पास आपके लैपटॉप पे रेडीली अवेलेबल है। आप देखिए कौन सी स्कीम आपको कितना रिटर्न दे रही है ऑन एन एवरेज, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल पे देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्कीम में रिस्क कितना है और आपकी अपनी एपेटाइट, रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। जैसा कि अभी हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जब मेरी इन्फ्लेशन 7% है, तो इसका मतलब मेरा जो पैसा है वो 7% से टूट रहा है। यानी आने वाले टाइम में मैं कोई भी बाइंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज करूंगा, अगर आज 100 रुपये है और 7% से इन्फ्लेशन चलेगा, तो कल 107 रुपये लगेंगे मुझे। यानी मुझे हर हाल में इस 100 रुपये को 107 रुपये पे लेके आना है। तो आपको ऑलवेज प्लान करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन। मैं एक बात सबसे कहना चाहूँगा कि कभी भी आप एक ही जगह पे पैसा मत डालिए। एक बास्केट में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, अपने फंड को प्लान कीजिए। रिस्क डेफिनेटली है, मैं मना नहीं कर रहा, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, अब जब आप ELSS की भी बात कर रहे हैं, इसमें 2 ऑप्शन है। आप डिविडेंड ऑप्शन पे भी जा सकते हैं और आप री इन्वेस्टमेंट मॉडल पे भी जा सकते हैं। तो आपकी चॉइस है कि आप पीरियड वाइज डिविडेंड लेना चाहते हैं या री इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो कई बार हमें चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, बट फंड मैनेजर आपको सारी इंफॉर्मेशन ला के देता है, आपके टेबल पे, आपके लैपटॉप पे अवेलेबल होती है। तो रिस्क आपको क्या ध्यान रखना है? मेरे लॉक इन 3 साल का है, यानी 3 साल तक ये पैसा मुझे वापस नहीं मिलेगा। दूसरी रिस्क इसमें क्या हो सकती है कि कितना रिटर्न दे रहा है, क्या मेरे इन्फ्लेशन के रेट को उससे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। डेफिनेटली मेरे पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, PF है, गोल्ड है, तो इसमें रिटर्न मुझे कितना मिला और कितनी कंपनियां अवेलेबल हैं। हर कंपनी के जो रिटर्न है वो डिफरेंट होते हैं।
हर कंपनी के जो रिस्क एक्सपोजर हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी आपको वो जो एनालाइज करना है, जो उनका डेटाबेस अवेलेबल है, आप जाइए, सारी चीज़ें कंपैरिजन आप कर सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ कहाँ कितना रिस्क फैक्टर है। तो एज ए इन्वेस्टर्स मेरी सलाह आप सभी को ये होगी, जस्ट आप थोड़ा सा बेसिक फ्रेमवर्क देख लीजिए, अपना फंड आपके पास कितना है वो देख लीजिए, कितने पीरियड के लिए आप लॉक इन चाहते हैं, क्योंकि 3 साल तो आपको लॉक इन करना ही करना है। इसके अलावा अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। आपको जस्ट ये वर्कआउट करना है कि हाँ, अगर मुझे कोई 10% 12% का बैलेंस रिटर्न देता है, दैट वुड बी मोर एडवाइजेबल, जिसमें SIP अवेलेबल हो, री इन्वेस्टमेंट अवेलेबल हो, 3 साल के बाद आपके पास सारा रिटर्न आ जाए, दैट लुक्स लाइक, इसीलिए हम कहते हैं ELS जो ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, वो अदर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में बेहतर है और आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। जिस तरह के अभी हम पीरियड में रवि जी रह रहे हैं, उस वक्त ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसा कि अभी बिमल जी ने भी बोला कि इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट, क्यों हमें अपना पैसा बचाना चाहिए, फंड्स में से एक ऐसा पार्ट निकाल देना चाहिए जिसको हमको मैनेज करके बाकी का जो परसेंटेज हमारा है उसको हम अपने जो एवरीडे लाइफ है, एवरीडे यूसेज है, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में इन्वेस्टमेंट का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर मिलेनियल जनरेशन जो है उनके लिए, क्योंकि अमूमन लोगों के अंदर ये मन आ जाता है कि चलो पैसा मिला है, अब हमने पैसा कमाना शुरू किया है तो हम इसको खर्च कर देते हैं। फिर जब बात आ जाती है इन्वेस्टमेंट की, उसमें वक्त लग जाता है समझना कि कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है। तो आपको क्या लगता है, पहला मेरा सवाल ये रहेगा, कौन सी उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि म्यूचुअल फंड आजकल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत आसानी से लोगों को समझ में भी आती है, उसके लिए काफ़ी एक अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है। हालांकि जैसा कि अभी विमल जी ने बताया कि उसके रिस्क अपनी जगह पे, रिस्क फैक्टर तो हर चीज़ में होते हैं, बट कितनी इंपॉर्टेंस है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से उसका एक अलग महत्व है। और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल मैनेजर्स कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि उनको लेकर के काफ़ी आजकल बात चल रही है कि आप जिनको फंड मैनेजर कहते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं, उनकी कितनी ज़रूरत है इस वक्त? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एक आम आदमी के ये सवाल बिल्कुल आपने ऐसे पूछे हैं जो बेचारे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं इसका एग्जांपल ऐसे देता हूँ, पहले ये देता हूँ कि फ़ंड मैनेजर ज़रूरी क्यों है। जिस तरीके से आप जब बीमार होते हैं, आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, आपको कोई अगर आगे कोई परेशानी होती है, कोई विवाद होता है, आप परेशानी में जाते हैं तो आप वकील के पास जाते हैं। और इसी तरीके से जब आपको अपने पैसे को बढ़ाना है, अपने जो लाइफ है उसको लग्जरी आपको जीना है, तो आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए ये एक कंपलसरी हो गया है कि आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को ज़रूर अपनी लाइफ में रखें और अपने कंसल्टेंट में रखें, जिससे कि वो आपको सही टाइम पे सही एडवाइस दे सके, जिसमें आप जो इन्फ्लेशन है उसको आप बीट कर सकें। अब दूसरा जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि किस एज में शुरू करना चाहिए और किस तरीके से हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए, जो जितनी जल्दी शुरू करता है वो उतना बड़ा गेन पाता है। आपने कहा कि बहुत से लोग अभी सैलरी पाते हैं और खर्च करना शुरू कर देते हैं। देखिए, आज के समय में अगर आपको लग्जरी लाइफ जीनी है तो आपको अपनी खुद की प्लानिंग ज़रूरी है। इससे समझिए, जब आप आज नौकरी कर रहे हैं, कल आप शादी करेंगे, आपके बच्चे होंगे और साथ में फिर आप घर खरीदेंगे, फिर आप कार खरीदेंगे, फिर आप लास्ट में जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, रिटायर जब आप होंगे तो उसके बाद आपको फिर फंड की ज़रूरत पड़ेगी, आपके मेडिकल खर्चे हर महीने बढ़ जाएंगे। तो अगर आप आज इन सवालों को समझ लेते हैं और आज से आप इस चीज़ की प्लानिंग करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप एक लग्जरी लाइफ बिता के जाएंगे और आप अपने पीछे एक फाइनेंशियल प्लानिंग छोड़ के जाएंगे जो आपकी जनरेशन को आगे बढ़ाएगा। तो मुझे लगता है कि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट, उतना बड़ा रिटर्न आप पाते हैं। और हमेशा प्लानिंग इसी चीज़ की करनी चाहिए कि आप जो आज आपको के लिए जो चीज़ें मिल रही हैं वो आगे शायद इस रेट पे नहीं मिलेंगी। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने जो ये हम आपका पैसा बोलता है प्रोग्राम है कि हम इस तरीके के जो एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट के वो लेके आते हैं जो कि आप आराम से सो सकते हैं, लेकिन आपका पैसा हमेशा बोलता रहेगा और आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा बढ़ता रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है आपके अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। बहुत अच्छी बात और बहुत सिंपल लैंग्वेज में रवि जी आपने हमें समझाया है। विमल जी, क्योंकि अब शो हम ख़त्म करने वाले हैं, क्लोज़ करने वाले हैं, तो आखिरी सवाल मैं आप दोनों से लेना चाहूँगी। ELSS में हर साल इन्वेस्ट करता है अगर इन्वेस्टर, तो मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, मैक्सिमम इनकम टैक्स में हम सब के लिए
ATC के अंदर 1.5 लाख रुपए है, पर 1.5 लाख एक बास्केट है। इस बास्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ELSS आ गया, PF आ गया, आपका स्कूल फीस आ गई, आपकी LIC पॉलिसीज़ आ गई। तो आपको प्लान करना है कि आप कितना सरप्लस फंड आपके पास अवेलेबल है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 1.5 लाख की आपकी ATC की बेनिफिट आपको मिली है, बट क्या इनकम टैक्स की बेनिफिट को देख के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? शायद हमारा सोचना गलत हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की जो आपको ये डिडक्शन मिली है ATC के अंदर, वो आपको एक एडवांटेज तो देती है 1.5 लाख रुपए तक, लेकिन अगर उसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप नहीं करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए। एंड क्यों करना चाहिए? मैंने आपको जैसा बताया कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 1 लाख तक आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर 10% का लगेगा। आप सोचिए, अगर आपकी इनकम 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको होता है, तो आप नॉर्मल स्लैब रेट जो इनकम टैक्स में होती है वो एप्लीकेबल नहीं होता आपके लिए। फिर आपको 10% देना है और 1 लाख तक आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगा। तो आप ये देखिए, जब हम टैक्स की बात करते हैं, टैक्स डिडक्शन एक एडवांटेज है, पर टैक्स डिडक्शन की वजह से मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये सोचना जरा गलत हो जाएगा। यानी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जैसा कि हम सब कहते हैं कि पैसा बोलता है, पैसा ही बोलता है। और इसको ध्यान में रखना है कि जब मेरे पास सरप्लस मनी है तो घर पे उसे आइडियल नहीं रखना है, उसे इन्वेस्ट करना है। ऑप्शन आपके पास सारे अवेलेबल होते हैं। हमने ये बताया कि ELSS के अंदर, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के अंदर आपको जो ऑप्शंस हैं, जो बेहतर ऑप्शंस हैं कंपेयरिंग अदर इन्वेस्टमेंट प्लान, अलॉन्ग साइड 1.5 लाख रुपए तक का जो मैंने समरी आपको दी, वो इनकम टैक्स के बेनिफिट आपको मिलेगी। बहुत खूब आपने समझाया। रवि जी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को देखते हुए आप इन्वेस्टर को क्या सुझाव देंगे? देखिए, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, सिंपल है कि आप सिर्फ टैक्स के बेनिफिट के लिए निवेश ना करें, अपनी लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए निवेश करें। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म पे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज के समय में इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, आपको शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी उतार और चढ़ाव बहुत बड़े होते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म निवेश करते हैं तो आपको ये डर हमेशा सताता रहता है कि आपका पैसा कम हो रहा है या फिर आपका नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलें। और आपको मैं एक लास्ट में चलते चलते एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग जब कभी भी ऐसा होता है कि कहीं से हमारे पर्स में या हमारे बैग में, या हम कहीं टूर पे गए और एक बैग ऊपर रख दिया, और साल 6 महीने बाद जब निकालते हैं और उसमें से अगर कहीं से 100-200 के करारे नोट निकल आते हैं, तो जो खुशी मिलती है वो ऐसा पैसा अपना ही होता है, लेकिन वो खुशी उस समय इसलिए देता है क्योंकि आपके उससे एक्सपेक्टेशन नहीं होती। इसीलिए इन्वेस्टमेंट ही ज़रूरी होती है कि आप इन्वेस्टमेंट करके भूल जाइए। जब आपको ज़रूरत होगी और आपको याद आएगा कि हाँ हमने इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो पैसा अपने आप आपको वो सुविधाएँ और सुख सुविधाएँ आपको खरीदने की क्षमता देगा, जिससे कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपके गोल अचीव हो सकेंगे। इसलिए लॉन्ग टर्म निवेश करने की रणनीति हमेशा बनाकर रखिए। थैंक यू सो मच बिमल जी, थैंक यू सो मच रवि जी। और आज का शो बहुत इफेक्टिव रहा ये समझाने में कि ELSS म्यूचुअल फंड क्या है, उसके फीचर्स ऐसे यूनिक क्या हैं, क्यों इन्वेस्टर को इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना डिफरेंट है ELSS म्यूचुअल फंड और बाकी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन्स क्या है, मार्केट इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है जब हम गोल्ड, प्रॉपर्टी और ELSS फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन जेंटलमैन। और पैसा बोलता है कि इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय और सजेशन हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।